बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में और साथ ही फिर हम आगे डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स। तो बच्चों, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है यूजुअली बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और क्वांटम नंबर तो बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी जो प्रॉब्लम्स है करने में आपको बड़ा मजा आएगा, ईजी है बहुत। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी डी ब्रोगली कंसेप्ट के बारे में और हाइसेनबर्ग के बारे में। तो इन दोनों के आने के बाद बोहर का जो मॉडल था, जो ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं सर्कुलर पाथ में अराउंड न्यूक्लियस, वो मॉडल कंप्लीटली रूल आउट हो गया। तो इन दोनों के आने से एक तरह से एक नई मैकेनिक्स की डेवलपमेंट हुई, जिसको हमने क्या कहा, क्वांटम मैकेनिक्स। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, पहले हम मोशन को जितने भी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है उनके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो जब हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यूज करके किसी फॉलिंग स्टोन, कोई मूविंग कार, कोई मूविंग पर्सन, साइकिलिंग, किसी भी तरह के मोशन को हम एक्सप्लेन किससे करते थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करके। तो जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करते तो उसको हम नाम देते थे क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो ना तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को लेकर के चल रही थी, इसलिए वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिनके साथ वेव करेक्टर एसोसिएटेड है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ये वेव करेक्टर एसोसिएटेड है, तो अगर इसकी वेव प्रॉपर्टी को क्लासिकल मैकेनिक्स साथ लेके ही नहीं चल रही थी, तो इसलिए वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसलिए एक नई मैकेनिक्स की डेवलपमेंट हुई, जिस मैकेनिक्स को नाम दिया गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स दोनों बातों को लेके चली, पार्टिकल नेचर को भी और साथ में वेव नेचर को भी, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के। तो बच्चों, जो क्वांटम मैकेनिक्स है बेसिकली उसकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो किसने की थी, इरविन श्रोडिंगर का उसमें सबसे मेन रोल था। बाकी आपको पता ही है, कोई भी एक साइंटिस्ट डेवलपमेंट नहीं करता, उसके बहुत सारे को वर्कर होते हैं, तो मेनली एक का नाम हाईलाइट हो जाता है, लेकिन एक कोलैबोरेटिव वर्क होता है। तो यहाँ इरविन श्रोडिंगर ने 1926 में क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट की थी, जिसका बेस क्या था कि उसने हर पार्टिकल के साथ जो वेव मोशन है उसको कंसीडर किया था और उसके मोशन को डिस्क्राइब किया था किससे, एक इक्वेशन से, जिस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाँ, ये यहाँ इक्वेशन लिखिए, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। तो बच्चों, यहाँ ये जो त्रिशूल जैसा लिख रहा है इसको हम बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं, साई। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, साई कोई भी वेव है, हर वेव को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वेव को हम जिस वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साई। और ये एक्स वाई जेड क्या है, ये उस वेव इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई जेड। और साई, साई किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन को। और आपको पता है किसी भी वेव का वेव फंक्शन क्या बताता है, उस वेव का एम्पलीट्यूड बताता है। और यहाँ पाई, पाई आपको पता है ये 3.14 एम मास है उस पार्टिकल का, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ई क्या है, टोटल एनर्जी, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस इक्वेशन को देख के घबराओ नहीं, ये आपको याद करने की और इसकी कोई डेरिवेशन या इसका कोई सॉल्यूशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप जाके बहुत हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमें सिर्फ पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स का जो हार्ट है वो ये वाली इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पूरी की पूरी मैकेनिक्स की डेवलपमेंट इसी इक्वेशन से हुई है। इसी को शॉर्ट में हम इस तरह से भी लिखते हैं, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये एच बच्चों क्या है, एच ऑपरेटर हम इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। साई और किसके इक्वल है, ई साई के। ई आपको पता है एनर्जी है, टोटल एनर्जी, और साई मैंने अभी बताया क्या बताता है, क्या बताता है, वेव फंक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन वेव का। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था उसे एक तो हमें साई का पता चला और दूसरा साई की से हमें डेफिनेट वैल्यूज पता चली एनर्जी की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ठीक है वो वेव है लेकिन उसकी एनर्जी स्टिल कैसी है, क्वांटाइज, उसकी कुछ एक फिक्स वैल्यू ही एनर्जी की हो सकती है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उससे हमें दो चीजें मिली, ई की वैल्यू और साई की वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन वेव है तो किस तरह की वेव है,
ठीक है, जैसे भी अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई गिटार है, उसमें कोई स्ट्रिंग है, टाइड है दो एंड्स के बीच में, और आप उसको हल्का सा ऐसे टक करो तो क्या होता है, उसमें वेव्स क्रिएट होती हैं। तो वो जो दो पॉइंट्स के बीच में वेव क्रिएट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। लेकिन वो वेव कैसी है, लीनियर वेव। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी बच्चे एक वेव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसी वेव है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्टैंडिंग वेव है, लेकिन कैसी है, लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। और खास बात क्या है कि ये जो वेव है ना इलेक्ट्रॉन की वेव, ये कैसी है, इन फेस है, आउट ऑफ फेस नहीं। आउट ऑफ फेस होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और वो कैंसल आउट हो जाएगी। इन फेस का क्या मतलब है, जैसे बच्चों यहाँ आप देखो, यहाँ ये एक वेव है, ठीक है, ये इसका क्रस्ट है और ये इस वेव का ट्रफ। तो जहां एक वेव का ट्रफ एंड हो रहा है, एग्जैक्टली सेम वहां से ये दूसरी वेव स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये इसका क्रस्ट फिर इसका ट्रफ। तो जहां मतलब जो स्टार्टिंग वेव का जहां क्रस्ट है ना, और जहां वेव एंड हो रही है उसका ट्रफ उसके साथ क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। इनके बीच में कोई लैग, टाइम लैग नहीं है। जहां शुरू वाली वेव का क्रस्ट था, वही एंडिंग वेव का क्या आएगा, ट्रफ आएगा। तो इसलिए हमारे पास अगर हम इस बात को समझे, भाई इस तरह से नहीं होगा कि एक दूसरे के साथ, जैसे ये है, यहाँ देखो ये, यहाँ ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, और फिर ये मान लो मैं स्टार्टिंग वेव मान रही हूँ और ये ऐसे घूम के आ रही है, और फिर ये लास्ट में ये इसका ट्रफ है और इसका क्रस्ट है, तो ये यहाँ पे क्या है, मीट नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, जहां स्टार्टिंग वेव का क्रस्ट था वहां ही एंडिंग वेव का क्या आ रहा था, ट्रफ, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये वेव में कैसा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो इस तरह की वेव है, स्टैंडिंग वेव है, सर्कुलर मैनर में है और इन फेस है, कि क्रस्ट के साथ क्या मिल रहा है, ट्रफ, मतलब वो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इस बात को समझे ना, अगर आप यहाँ से बोहर मॉडल का पोस्टुलेट भी डिराइव कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ हमारे पास वेव है, तो अगर हमारे पास ये, अगर इसे हम सर्कुलर मान रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ है और इसकी रेडियस आर है, तो मैं इसको क्या कहूंगी, 2πr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसका सरकमफ्रेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, वेव नंबर है, वेव लेंथ है, जैसे ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, तो इसमें जितनी भी वेव होंगी उस पाथ के अंदर, वो हमेशा कुछ ना कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होंगी लैम्डा का। इंटीग्रल माना फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी, जो 2πr होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, n लैम्डा के बराबर। तो अगर आप इसको सॉल्व करो ना, तो आपको इसको सॉल्व करने से क्या आ जाता है, बोहर का पोस्टुलेट। जैसे मैं इसको आपको एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ। 2πr इज इक्वल टू क्या है, n लैम्डा। तो आपको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा, डी ब्रोगली इक्वेशन ने हमें बताया था कि लैम्डा किसके बराबर होता है, h ओवर में mv। तो आप ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करो तो हमारे पास क्या आएगा, 2πr इज इक्वल टू क्या आएगा, n इंटू में h ओवर में mv। mv को इस साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, m v r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n h बाय में 2π। ठीक है, तो ये हमें बताया था बोहर ने कि एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो ये बोहर का पोस्टुलेट जो है वो डिराइव हो जाता है अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेव को के मोशन को वेव मान के चले। और कैसी वेव है, स्टैंडिंग वेव है, कैसे चल रही है, सर्कुलर पाथ में चल रही है, और कैसी है, इन फेस है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जब इस, तो उसके बाद अगर हम आगे चले, ये जो इक्वेशन थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एच साई इज इक्वल टू ई साई, जब बच्चे इसको सॉल्व किया गया तो हमारे पास यहाँ क्या है, साई की वैल्यू। और जब यहाँ साई का ग्राफ प्लॉट किया, साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो साई हमें क्या बता रही थी, जैसे हम, मैंने आपको बताया ना, ये कोई वेव है, ठीक है, तो ये वेव है, तो साई की वैल्यू हमें क्या बताती है, इस वेव का एम्पलीट्यूड बताती है। क्या बताती है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ऐसे साई की वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब साई का यहाँ उसका स्क्वायर कर दिया गया, साई का स्क्वायर किया, तो ये यहाँ की किसको दिखाया गया, साई स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया गया। तो अगर आप साई की वैल्यू का स्क्वायर कर देते हो, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लाइट के केस में होता है कि लाइट वेव का जो एम्पलीट्यूड है उससे हमें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम उस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दें तो हमें किसी भी पॉइंट पे हमें लाइट की इंटेंसिटी के बारे में पता चलता है। तो इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन वेव है, साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई का सच
कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर हम क्या कर देंगे, साई स्क्वायर कर देंगे, तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बताता है कि किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है। जैसे वहां लाइट की इंटेंसिटी का पता चलता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में। तो बच्चों अभी हमने साई के बारे में बात की थी, तो साई हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन वेव का वेव फंक्शन बताता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड बताता है। और जब हमने साई का स्क्वायर कर दिया, वो हमें क्या बताता है, वो हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताता है एट दैट पॉइंट। जो साई स्क्वायर की वैल्यू है किसी पॉइंट पे, उससे हमें क्या पता चलेगी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता चलेगी एट दैट पॉइंट। तो जब हमने उस प्रोबेबिलिटी को यूज किया, प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन होता है एक सिचुएशन का, जिसको हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। सपोज आसमान में बादल हैं, तो हम श्योरिटी से 100% नहीं कह सकते कि बारिश होगी, लेकिन क्योंकि बादल है तो हम कहेंगे कि चांसेस है दैट इट में रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। इसी तरह से कोई गेम चल रही है, कोई क्रिकेट की गेम चल रही है और आपको लग रहा है कि बड़ा क्लोज है कोई, तो हम कहते हैं ये टीम जीतेगी, लेकिन हो सकता है वो लास्ट मोमेंट पे वो पर्सन आउट हो जाए और वो ना जीते। तो हम जो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, कि एक सिचुएशन है उसके बारे में हम जो बेस्ट पॉसिबल चीज कह सकते हैं, वो बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन जो दे सकते हैं, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में भी श्योरिटी से नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हम किसकी टर्म में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की टर्म में। हमें साई स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है, तो साई स्क्वायर से हमें क्या पता चल जाती है, प्रोबेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ एक प्लॉट किया गया, कैसे किया गया, ये जो यहाँ डॉट दिखाई एक तरह से प्रोबेबिलिटी बता रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जैसे न्यूक्लियस के नजदीक इन डॉट्स की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के नजदीक पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, और दूर जो है डॉट की डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब दूर पाए जाने के चांसेस क्या है, कम है। अब हमने क्या किया, इन डॉट्स को ज्वाइन किया, इन डॉट्स को मिलाया है। कैसे मिलाया है, हमने इन डॉट्स को ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, कि जिनकी सेम वैल्यू थी साई की, जहां सेम वैल्यू थी साई की, उन डॉट्स को ज्वाइन किया, और इस तरह से ज्वाइन किया कि इन डॉट्स के अंदर इनसे जो रीजन एनक्लोज्ड हो रहा है, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं, 90 to 95%। ठीक है, तो ये वो रीजन ऑफ स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 90 to 95%। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। आपको दिखने में ये सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन ये सर्कल जैसा नहीं है, बॉल जैसा है, 3 डायमेंशनल रीजन है। जैसे अगर हमें एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करना हो, तो हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस है अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, बॉल की तरह है, एक बॉल के जैसा है, 3 डायमेंशनल रीजन में है, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, इन विच probability of finding an electron is maximum 90 to 95%। ये जो रीजन है न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है, तो ये 3 डायमेंशनल रीजन हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। और ये बोहर का मॉडल था, ये सर्कुलर पाथ थे। ठीक है, कैसे पाथ थे, सर्कुलर पाथ। अब अगर सर्कुलर भी होते ना, तो एटम कैसा होना चाहिए था, प्लेनर होना चाहिए था, तो एक्चुअल में सर्कुलर नहीं होते, और हम कह ही नहीं सकते फिक्स पाथ, इसलिए हम किसकी टर्म में बात करेंगे, ऑर्बिटल की टर्म में बात करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों इस स्लाइड में क्या बताया, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। तो मैंने अभी बात की कि ऑर्बिट तो कैसे थे, सर्कुलर पाथ था अराउंड न्यूक्लियस, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब करते थे। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल, ऑर्बिटल है 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 90 to 95% है। तो एक्चुअल में ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करते प्रैक्टिकली, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, ये रियल है।
जो ऑर्बिट का कंसेप्ट था वो ड्यूअल नेचर को कंसीडर नहीं करके चल रहा था, लेकिन हमारे पास जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है वो ड्यूअल नेचर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। ये हाइसेनबर्ग भी से भी ओबे नहीं कर रहा था, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी उसके साथ भी ये कंट्राडिक्शन में था, लेकिन हमारा ऑर्बिटल जो है वो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि हमने फिक्स बात ही नहीं की है, प्रोबेबिलिटी की टर्म में बात की, इसलिए हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ओबे करता है। अच्छा, ऑर्बिट की शेप हमने क्या कहा था, एक ही जैसी, कैसी, सर्कुलर डिस्क लाइक, जैसे सीडी होती है ना वैसे होते हैं ऑर्बिट। लेकिन जो ऑर्बिटल हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप्स होती हैं, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये एस ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल ऐसा होता है डम्बल। डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डम्बल। और एफ ऑर्बिटल की अपनी कुछ कॉम्प्लेक्स शेप होती है। तो ऑर्बिटल की अपनी डेफिनेट शेप्स होती हैं। जो एक ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, वो थे 2n²। लेकिन एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, ओनली 2। कोई भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हम यहाँ समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की स्टार्टिंग हुई वो यहाँ से हुई कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेचर कैसी है, ड्यूअल नेचर है। जो किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। लैम्डा किसके बराबर है, h/mv। तो इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होती है, ड्यूअल नेचर होती है। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, और उस क्वांटाइज्ड एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ सर्टेन फिक्स वैल्यू ही हो सकती है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, साई से। क्योंकि एनर्जी की वैल्यू फिक्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एक सर्टेन वैल्यू हो सकती है किसकी, साई की। वो हमें कैसे मिली थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिली थी। और हमें जैसे साई के बारे में हमने बात की थी, साई का एज सच कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन साई का अगर हम स्क्वायर कर दें तो उससे हमें क्या पता चल रही थी, प्रोबेबिलिटी। क्या पता चल रही थी, प्रोबेबिलिटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पता चल रही थी, जिससे हमें ऑर्बिटल के बारे में पता चला था कि ऑर्बिटल वो रीजन है जहां प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। उसके बाद जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था वो किसके अकॉर्डिंग था, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के भी अकॉर्डिंग था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हमें ये पता चल गया, हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। कैसी वेव है, स्टैंडिंग वेव है, उसका एक वेव फंक्शन है साई, और साई स्क्वायर ने हमें उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे दी। इसलिए अब हम किसकी टर्म में बात करेंगे, ऑर्बिटल की टर्म में। अब अब हमें इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है और कहाँ प्रेजेंट है। क्योंकि हमें हमारे माइंड में अब एक पिक्चर थोड़ी क्लियर होती जा रही है कि एटम कैसा है, एटम कुछ कुछ कैसा है। भी आप ये लगा लो, जैसे हम पहले ऑर्बिट वर्ड यूज करते थे, अब मैं कहूँ कि शेल है। शेल आप समझ सकते हो एग के शेल जैसी है, सर्कुलर नहीं है, एग के शेल जैसी है। उस शेल के अंदर मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर और चीजें हैं। शेल है, शेल के अंदर सब शेल्स हैं, सब शेल के अंदर क्या पड़े हैं, ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस किस जगह पे है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, हमें उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर क्या चीज है, तो क्वांटम नंबर बेसिकली एक सेट है 4 नंबर्स का। किसका सेट है, 4 नंबर का सेट है, जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, पूरी की पूरी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम की। कोई भी एटम है उसका इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में पड़ा है, कौन सी सब शेल में पड़ा है, कौन से ऑर्बिटल में पड़ा है, क्या साइज होगा, क्या शेप होगी, क्या ओरिएंटेशन होगी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। तो उस सेट ऑफ 4 नंबर को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ वाला हमारे पास क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले वाला हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है
स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। भी सपोज हम किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं और बिल्डिंग के बहुत सारे फ्लोर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर किसी पर्सन को ढूंढना है, तो एक बिल्डिंग है तो हमें पता होना चाहिए भी कौन सी बिल्डिंग में रहता है। पहले तो उसकी बिल्डिंग कौन सी है, ठीक है। फिर बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं, तो कौन से फ्लोर पे रहता है। एक फ्लोर पे बहुत सारे अपार्टमेंट है, तो कौन से अपार्टमेंट, जैसे मैं कहूँ कि एक बिल्डिंग है उसमें ये कहूँ 4 फ्लोर है, तो पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो फर्स्ट फ्लोर में रहता है, वो सेकंड फ्लोर में रहता है, थर्ड फ्लोर में रहता है, फोर्थ फ्लोर में रहता है। इन 4 फ्लोर में से कौन से फ्लोर में रहता है। चलो हमें पता चल गया कि वो पर्सन थर्ड फ्लोर में रहता है, ठीक है। थर्ड फ्लोर पे हम पहुंच गए। थर्ड फ्लोर पे मैं कहूँ 10 अपार्टमेंट बने हैं, 10 हाउस बने हुए हैं। अब उन 10 अपार्टमेंट में से किस अपार्टमेंट में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कौन से अपार्टमेंट में है, ठीक है। उस अपार्टमेंट के अंदर फिर क्या होंगे, रूम होंगे, ठीक है। रूम होता है, किचन होता है, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, कहाँ पे है, तो वो उसकी पर्टिकुलर लोकेशन कौन सी है, कौन से रूम में है। तो हमें ये पता चल जाए तो हमें कंप्लीटली पता चल जाए कि वो पर्सन, मैं कहूँ कि इस बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर के फोर्थ अपार्टमेंट में है, फोर्थ अपार्टमेंट के वो किचन में है, फोर्थ अपार्टमेंट में जो किचन है वहां है। तो हमें उस पर्सन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो हमें हमारा जो क्वांटम नंबर है, वो क्वांटम नंबर हमारे पास कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बिल्डिंग की बात करें तो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से फ्लोर में है, ठीक है। हम यहाँ ऑर्बिट वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम शेल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। क्या वर्ड यूज करेंगे, शेल। कि ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सी शेल में है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इस तरह से शेल दिखाई हुई है। तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, कौन सी शेल में है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। एन की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू होगी 1 2 3 4, ठीक है। एन की वैल्यू जैसे फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं के शेल, सेकेंड शेल को हम बोलते हैं एल शेल, थर्ड शेल को एम शेल, फोर्थ शेल को एन शेल। तो के एल एम एन कौन सी शेल में है। जैसे अगर मैं कहूँ किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो मैं क्या कहूंगी कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेकंड शेल में है, ठीक है। अगर वैल्यू 3 है तो कहाँ है, थर्ड शेल में है। तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है, अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू का पता चल जाए तो इससे हमें सबसे पहले तो साइज का आइडिया लगता है। किसका आइडिया लगता है, साइज के बारे में। अगर मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, फर्स्ट शेल में है, तो उसका साइज कैसा होगा, तो उसका साइज कैसा होगा, स्मॉल, ठीक है। वो इवन नजदीक है, अगर वो यहाँ है। अगर वो मान लो फोर्थ शेल में है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, अगर वो फोर्थ शेल में है तो यहाँ से हम कहेंगे कि वो क्या है, दूर है। तो हमारे पास हमें किसका आइडिया लगता है, साइज का। अगर एन की वैल्यू कम होगी तो साइज कैसा होगा, स्मॉलर होगा। अगर एन की वैल्यू हाई होगी तो साइज कैसा होगा, लार्जर होगा। दूसरा हमें क्या पता चलता है, उसकी एनर्जी का। तो आपको पता ही है एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू क्या था, हमने बोहर मॉडल में डिस्कस किया था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय में एन स्क्वायर। तो यहाँ आप एन की वैल्यू पुट करोगे तो हमें डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी के बारे में आइडिया लगता है कि किसी लेवल की कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो हमें किससे आइडिया लगता है, एन की वैल्यूज पुट कर देंगे हमें डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी का। तो हमें साइज का आइडिया लग जाता है, हमें दूसरी चीज एनर्जी का आइडिया लगता है, किससे, किसे, एन की वैल्यू से। एन की वैल्यू हमें पता हो तो हमें डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद तीसरी चीज हमें इससे पता चल जाती है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसी शेल के अंदर। तो कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू 1 पुट की तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18, ठीक है। तो ये किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है,
आ सकते हैं मैक्सिमम, उसकी वैल्यू का हमें अंदाजा कहाँ से लगता है, इससे लगता है एन की वैल्यू से। ई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n²। अच्छा, ऑर्बिटल कितने होंगे, क्योंकि आपको पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो हमें ऑर्बिटल कहाँ से पता चलते हैं, एन की वैल्यू से। एन की वैल्यू को स्क्वायर कर दो तो ये हमारे पास हमें पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, n²। ठीक है, तो हमें बेसिकली पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एन की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से हो सकती है। और एन की वैल्यू हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो कौन से फ्लोर में प्रेजेंट है, तो कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और हमारे पास इससे हमें किस चीज का आइडिया लगता है, एक तो हमें साइज का आइडिया लगता है, ठीक है। दूसरा हमें एनर्जी का पता चलता है, एनर्जी का फॉर्मूला हमने जाना 13.6 बाय में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला था। ये हाइड्रोजन पार्टिकल के लिए मैंने लिखा। और तीसरा हमें किसके बारे में पता चलता है, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2n²। आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18, फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। और हमें ये पता चलता है चौथी बात, ऑर्बिटल कितने होते हैं, ऑर्बिटल कितने होते हैं, n²। साइज का पता चलता है, एनर्जी का पता चलता है, शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे वो पता चलता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड क्वांटम नंबर की। उसके बाद बच्चों जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो है हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इस क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल हमें क्या बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। एल की वैल्यू क्या हो सकती है, एल हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है किसी मेन शेल के अंदर कितनी सब शेल, कितनी सबशेल प्रेजेंट है। ठीक है, एक शेल है, शेल के अंदर कितनी सबशेल प्रेजेंट है, उसके बारे में हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल की वैल्यू क्या होती है, 0 से शुरू होकर के कहां तक जाती है, n-1 तक। जैसे अगर मेरे पास, मैं कहूं, अगर मेरे पास सपोज n की वैल्यू सेकंड है, 2 वैल्यू है हमारे पास, तो हमारे पास L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो कहां से शुरू करना है बच्चों, हमने 0 से, और कहां तक जाना है, n-1 तक। तो 0 वैल्यू हो सकती है और L की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 0 और 1। तो हमारे पास सेकंड जो शेल है उसके अंदर 2 सब शेल होंगी। कितनी सब शेल होंगी, 2। एक तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग और एक 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। जो 0 वाली होती है उसको हम बोलते हैं एस सब शेल, और जो 1 वाली होती है उसको हम बोलते हैं पी सब शेल। तो हमारे पास सेकंड शेल के अंदर कितनी सब शेल, 2 सब शेल। अगर मान लो मेरे पास n की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 3, तो मेरे पास l की वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू क्या होंगी, एल की 0 से शुरू होना है हमने, और इसमें एक वैल्यू कम तक जाना है, 0 1 2। ठीक है, 3 से एक कम तो क्या है, 2। तो 0 1 2, तो हमारे पास कितनी सब शेल होंगी, थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल। तो बच्चों आप ये ऐसे याद रख सकते हो, जो शेल का नंबर होता है उसके अंदर उतनी ही सब शेल होती है। जैसे सेकंड शेल है तो उसमें कितनी सब शेल होंगी, 2। थर्ड शेल है तो उसमें कितनी सब शेल होंगी, 3। फोर्थ शेल है तो उसमें कितनी सब शेल होंगी, 4। फिफ्थ शेल है तो उसमें कितनी सब शेल होंगी, 5। जो शेल का नंबर होता है ना उसमें उतनी ही सब शेल्स होती है। तो ये हमारे पास क्या, तो तीसरी बात जो ये स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई करता है शेप को। जैसे हमारे पास एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है, एफ सब शेल है, तो इनकी हमारे पास कैसी शेप होंगी वो हमें एल की वैल्यू से पता चलता है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जैसे अब आप ये याद रख सकते हो कि अगर L 0 है तो वो हमारे पास S सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, L 1 वैल्यू P सब शेल को, 2 वैल्यू D सब शेल को, और 3 वैल्यू F सब शेल को। तो हमारे पास ये जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो हमें ये बताता है कि मेन शेल के अंदर कितनी सब शेल हैं, और हमें ये पता चला कि इसकी वैल्यू कहाँ से जाती है, 0 से लेकर के n-1 तक, और 0 एक वैल्यू है।
तो हमारे पास किसी मेन शेल के अंदर कितनी सब शेल होंगी, जितना शेल का नंबर होगा उसके अंदर उतनी ही सब शेल होंगी। फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल, सिक्स शेल के अंदर 6 सब शेल। तो हमारे पास फर्स्ट शेल है, उसके अंदर सिर्फ N1 है तो L की वैल्यू क्या होगी 0, मीन्स एक सब शेल S सब शेल। N2 है तो L की वैल्यू क्या होगी 0 1 S और P2, तो एक समरी दे रखी है। तो हमारे पास 3 है तो 3 सब शेल 0 1 2, 0 वैल्यू S के लिए होती है, 1 वैल्यू P के लिए, 2 वैल्यू D के लिए, ऐसे। फोर्थ है तो 4 सब शेल 0 1 2 3, 0 वैल्यू S 1, तो ये आपको रटी होनी चाहिए। 0 वैल्यू किसके लिए होती है S के लिए, 1 वैल्यू किसके लिए होती है P के लिए, 2 वैल्यू किसके लिए होती है D के लिए, और 3 वैल्यू किसके लिए होती है F के लिए। तो 0 1 2 3, 0 वैल्यू S के लिए, 1 वैल्यू P के लिए, 2 वैल्यू D के लिए, और 3 वैल्यू किसके लिए F के लिए। ये जो वर्ड है ना SPDF, ये बेसिकली स्पेक्ट्रा में जो लाइंस आई थी उनको नाम दिए गए थे, शार्प लाइन, प्रिंसिपल लाइन, डिफ्यूज लाइन, फंडामेंटल लाइन। तो एस वर्ड आया कहाँ से, शार्प के एस से, पी वर्ड आया प्रिंसिपल से, डी डिफ्यूज से आया, एफ फंडामेंटल से। तो SPDF, ये जो डेजिग्नेशन है ना बेटा, ये स्मॉल लेटर्स में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चले, उसके बाद हमारे पास थर्ड जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन कैसे है। जैसे अब हमारे पास एस है, वो गोल ही होता है, आप गोल चीज को रोटेट करो, कैसे भी रोटेट करते हो उसकी एक ही ओरिएंटेशन रहेगी। लेकिन पी डंबल है, ऐसे पेन जैसा है, ऊपर डंबल है नीचे, तो ये एक्स एक्सिस के टुवर्ड, वाई एक्सिस के टुवर्ड, जेड एक्सिस के टुवर्ड, इसकी 3 ओरिएंटेशन हो सकती है। तो बेसिकली जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो हमें ये बताता है कि किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन हमें, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ML से। ठीक है, और ML की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -L टू +L थ्रू 0, -L। ठीक है, फिर उसके बाद आप वैल्यू, जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास L की वैल्यू है 2, ठीक है, तो मेरे पास M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, M की वैल्यू मेरे पास हो सकती है -2, ठीक है, -1 0 1 2, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो सकते हैं। तो कितनी वैल्यू है, हमने माइनस से शुरू करना है, एक एक ऐड करते जाना और कहाँ तक जाना है, +2 तक। तो कितनी वैल्यूज आई है, टोटल 5 वैल्यू आई है, यानी कि सेकंड सबशेल। सेकंड सबशेल मींस 2 नंबर किसके लिए होता है, डी सबशेल। तो डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया एस है, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 -0 से +0, ए की वैल्यू आएगी 0। तो हमारे पास एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, उसके लिए वैल्यू कितनी होती है 0। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 1 है, तो वैल्यू क्या होगी, -1 से कहाँ तक जाना है, +1 तक, -1 0 +1, तो कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। तो P के बच्चों कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। ऐसे 2 है, D ऑर्बिटल के लिए वैल्यू कितनी है 2, तो वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 1 2, तो D के कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल। S के हमारे पास A की वैल्यू है 1 ऑर्बिटल, D P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल, F में 7 ऑर्बिटल। तो हमें ये बताता है कि किसी भी, जैसे N ने हमें बताया किसके बारे में, कौन सी शेल में है। ठीक है, शेल के अंदर फिर L की वैल्यू हमें बताएगी कि उसके अंदर, शेल के अंदर जो सबशेल है उसमें से कौन से सबशेल में है, और सबशेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल है, तो उसके कौन से ऑर्बिटल में है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें हमारा थर्ड क्वांटम ये दिखाया गया। जैसे फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर कितनी सबशेल, 1 सबशेल। सेकंड शेल के अंदर, पहले मैं सबशेल बता रही हूँ, फर्स्ट शेल कितनी सबशेल, 1 सबशेल, सेकंड शेल में कितनी सबशेल, 2 सबशेल, थर्ड शेल में 3, फोर्थ शेल में 4, फिफ्थ शेल में 5। अब एस सबशेल में हमेशा कितने ऑर्बिटल, 1, पी एस में 1, पी के कितने हैं 3, एस 1, पी 3, डी 5, एफ है तो टोटल कितने ऑर्बिटल 7। जैसे यहाँ हमारे पास किसी, अगर हमें एल की वैल्यू पता हो और हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हो, जैसे मैं कहूँ आप जी के लिए बताओ, ठीक है, तो यहाँ अब मैं वैल्यू लिख देती हूँ,
कि L की वैल्यू, अगर L की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। L की वैल्यू 0 S सब शेल के लिए, 1 P के लिए, 2 D के लिए, 3 F के लिए, 4 G के लिए, हाँ, और ये H के लिए। मैं आपको पूछ रही हूँ H सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो ऑर्बिटल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है 2l+1, इसका डबल करो और एक प्लस कर दो। जैसे H शेल में अगर मैं आपसे पूछूं H सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 + 1, तो कितने होंगे 11, ठीक है। G सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 9, F में कितने होंगे 7, D में कितने होंगे 5, 1 P में कितने होंगे 3, S में कितने होंगे 1। तो बेसिकली आपको S P D F तक याद होने चाहिए। S का एक ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल, D के 5 ऑर्बिटल और F के कितने होते हैं 7। तो जो पहले 3 ही क्वांटम नंबर थे, फोर्थ क्वांटम नंबर काफी लेट आया था, तो फोर्थ क्वांटम नंबर कैसे अराइज हुआ, वो इस बात से अराइज हुआ कि जैसे अर्थ जो है ना सन के अराउंड, एक तो ये वाला मोशन है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। लेकिन आपको पता है अर्थ सन के अराउंड सिर्फ ऐसे ही नहीं रोटेट करती, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है, अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करती है, ठीक है। उसका कैसा मोशन है, स्पिनिंग मोशन है। बिल्कुल सेम इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास ये अर्थ जो है रोटेट कर रही है सन के अराउंड और साथ साथ अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन कर रही है, इसी तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड भी मूव करता है और साथ साथ अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है, स्पिन करता है। अब वो दो तरह से स्पिन कर सकता है, उसका जो स्पिन है वो इस तरह से क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज घूमे, या दूसरी तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। वो ऐसे ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ ये दिखाया कि क्लॉकवाइज और एक ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास उसका स्पिन क्वांटम नंबर होता है एक। अगर उसका मोशन क्लॉकवाइज है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ तो ये थर्ड क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास उसकी स्पिन के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन की। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक की स्पिन अगर +½ है तो दूसरे की क्या होगी -½ अगर एक क्लॉकवाइज मूव करे तो दूसरा कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम एक समरी कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। क्या बताता है इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल वैल्यू होगी 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। सेकंड अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन उस शेल की कौन सी सब शेल में प्रेजेंट है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, 0 से लेकर के n-1। 0 वैल्यू S सब शेल के लिए, 1 वैल्यू P सब शेल के लिए, 2 वैल्यू D सब शेल के लिए और 3 वैल्यू F सब शेल के लिए। तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हमें ये बताता है कि किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस सबशेल में हमने जाना 1 ऑर्बिटल, ठीक है, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल। और फोर्थ क्वांटम नंबर जिसे हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें बताता है स्पिन के बारे में। स्पिन या अप हो सकती है या स्पिन डाउन, या +½ वैल्यू या -½ वैल्यू। तो इसके साथ बच्चों क्वांटम नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वेरियस ऑर्बिटल में किस तरह से होती है। ओके, थैंक यू।